सो वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। फाइनली हम सभी लोग सीटेट उर्दू के इस ज़बरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले आप सभी लोग बताइए कि क्या हमारी आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है। एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ और नॉट? टेल मी इन द चैट सेक्शन। अच्छे से दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ कि नहीं? चैट सेक्शन में एक बार लिख करके कंफर्म कीजिए। चलिए, सब कुछ ठीक है, ऑल ओके है। जी हाँ, आप सभी को एक साथ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सीटेट फरवरी 2026 के लिए उर्दू की तैयारी लगातार हो रही है, एकदम धुआंधार तरीके से। हर एक क्लास को हम लोग अच्छे से अटेंड कर रहे हैं। और इसके पहले जितने भी थ्योरी क्लास है आप सभी लोगों ने आई होप देखा होगा, थ्योरी के साथ एमसीक्यूज भी कराया था। अब मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। तो तैयार हैं आप सभी लोग? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले कितने क्लास से मैं करा ही रही हूँ और आज भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को कराऊंगी। तैयार हो जाइए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2 और लैंग्वेज 2। लेकिन अगर आप पेपर 1 वाले एस्पिरेंट है या फिर पेपर 2 वाले एस्पिरेंट है, आज की इस क्लास को कंप्लीट देखेंगे और सीटेट उर्दू के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आज अटेंड करेंगे। क्योंकि पेडागोजी हो, लैंग्वेज 1 हो या फिर लैंग्वेज 2 हो, पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 है, पूछता ही पूछता है। गद्यांश पद्यांश यानी कि इबारत और अशार से पूछता ही पूछता है। तो इस वजह से अगर आप पेपर 1 के भी एस्पिरेंट है तो बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो तैयार हैं आप सभी लोग? ऑल क्लियर है? क्या बात है। आज की इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ आदिबा आदिल एंड आतिया नाज ने लिख दिया है। क्या बात है, आग लगाकर। तो आप एक साथ जितने भी एस्पिरेंट एक बार फिर से लिख दीजिए आज के इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ। वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करके सबको बुला लीजिए और उसके बाद से आज की इस क्लास की शुरुआत करेंगे बहुत ही धुआंधार, ज़बरदस्त और धमाकेदार अंदाज में। ऑफिशियल उर्दू पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन आज आपको मिलने वाला है। अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट उर्दू में वो किस किस तरह से पूछे गए हैं। और इसी बेस पर तो सीटेट फरवरी 2026 में जो 8 फरवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, इसी तरह से सवाल पूछे जाएंगे। तो प्रैक्टिस होना चाहिए। एज अ मॉक टेस्ट भी आपसे ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs तो है ही है और एग्जाम में ऐसे ही सवाल रहेंगे जो आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रही हूँ। इसके पहले वाले क्लास में जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था, उसके पहले वाले क्लास में जो आप लोगों को पिछले साल के क्वेश्चन कराए थे, बस एकदम ऐसे ही एग्जाम में आप लोगों के सवाल रहेंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर उजैर खान का कहना है पेपर 1 है या फिर पेपर 2। ये पेपर 2 के लिए तो है, लेकिन पेपर 1 वाले भी आज की इस क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। ये मैटर नहीं करता है कि ये पेपर 1 के लिए या फिर पेपर 2 के लिए है, क्योंकि चाहे पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, पेडागोजी से दोनों में सवाल रहते हैं और गद्यांश और पद्यांश यानी कि इबारत और अशार से दोनों में सवाल रहते हैं, चाहे आपने लैंग्वेज 1 में उर्दू चूज़ किया हो चाहे लैंग्वेज 2 में। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाता है आज का ये क्लास। कंप्लीट सॉल्यूशन ज़बरदस्त तरीके से पिछले साल के सवालात का एनालिसिस करेंगे हम लोग विथ जवाबात यानी कि विथ आंसर्स। तैयार हैं? सीटेट फरवरी 2026 में 8 फरवरी के दिन आप लोगों को एकदम धुआंधार तरीके से एग्जाम दे करके आना है। यस मैम, लेट्स स्टार्ट। क्या बात है, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। और वीडियो को जल्दी से, अभी तक लाइक नहीं किए हैं आप सभी लोग, एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। तो फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन ला रही हूँ। एक बार प्लीज वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक की संख्या भी कम है। मैम बोलिए ना, BSSC इंटर लेवल वाला क्लास कब से चलता है? अभी जो है ना नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी जीविका का महा मैराथन चल रहा है। जीविका वालों का एग्जाम बहुत जल्द है, तो इस वजह से जीविका का मैराथन चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द कंटिन्यू होगा। ठीक, चलिए। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आने जा रहा है और यहाँ पर जैसा कि लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शंस हिदायत दी गई रहती है
कि उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्से 5 सवाल नंबर 121 से लेकर 150 तक सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने लैंग्वेज 2 यानी कि जबान 2 में ऑप्शन उर्दू चुना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सवाल पूछे गए हैं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में। उर्दू का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो गद्यांश और पद्यांश यानी कि इबारत और शेर से तो बहुत ही आसान सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है, पूरा एतमाद है कि आप लोग जो 15 क्वेश्चन गद्यांश और पद्यांश यानी कि इबारत और अशार से पूछे जाएंगे यानी कि लैंग्वेज कंप्रेशन से, उसमें तो 15 का 15 सही करके आएंगे। बस पेडागोजी का सबसे ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर हिदायत दी गई कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़ना है और क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन का चुनाव करना है। और इस इबारत यानी कि गद्यांश से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 121 से लेकर 128 तक हैं। इस गद्यांश से ब्लर दिख रहा है मैम? ठीक तो दिख रहा है? थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इबारत यानी कि गद्यांश क्या दिया गया है। आंसर भी आप लोग लगाने लगे बी। फिर देख लेते एक बार, मैं इबारत पढ़ लेती हूँ। हैदराबाद भी उन मकामात में से है जिनको देखने की बचपन से आरजू थी। एक गर्मी हमने वहां जाने का प्रोग्राम बनाया और हैदराबाद और उसके आसपास के सारे इलाके की खूब सैर की। इतना ही नहीं, हर तबके की ज़िंदगी, तकरीबात और रहन सहन देखा। यहाँ के लोगों के खुलूस और अदब नवाजी से मुतासिर हुई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कई बार जाकर देखी। हैदराबाद के आसपास के सारे सागिर्द देखे। वहाँ की मसाजिद और इमाम बाड़े भी देखने के काबिल हैं। नौबत पहाड़ से सारा शहर नज़र आता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इबारत दी गई है। क्या बोल रहा है कि हैदराबाद भी उन मुकामात में से है जिनको देखने की बचपन से आरजू थी। एक गर्मी हमने वहां जाने का प्रोग्राम बनाया, यानी कि एक गर्मी आया तो उसमें हम लोगों ने वहां जाने का प्रोग्राम बनाया और हैदराबाद और उसके आसपास के सारे इलाके की खूब सैर किए। इतना ही नहीं, हर तबके की ज़िंदगी, तकरीबात और रहन सहन देखा गया। यहाँ के लोगों के खुलूस और अदब नवाजी से मुतासिर हुई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कई बार जाकर देखी। हैदराबाद के आसपास सारे सागिर्द देखे। वहाँ के मसाजिद और इमाम बाड़े भी देखने के काबिल हैं और नौबत पहाड़ से सारा शहर नज़र आता है। तो ये बढ़िया सी इबारत था। अब आसानी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। देखिए 121 नंबर सवाल पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल कि मुसन्निफा की बचपन से क्या देखने की आरजू थी। यानी कि जो लेखक हैं, लेखिका, बचपन से क्या देखने की आरजू थी। शिमला देखने की, हैदराबाद देखने की, इलाहाबाद या फिर औरंगाबाद। तो ये स्टार्टिंग में ही कहा गया है हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम जबरदस्त आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन धुआंधार आंसर, सभी का बिल्कुल सही है। नसर, रोशनी, रूबिया, शाहीन, सीरत, नाहिदा, वेरी गुड। अब देखिए 122 नंबर सवाल। इबारत तो हम लोग पढ़ लिए, क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर, मुसन्निफा हैदराबाद के लोगों की किस चीज़ से मुतासिर हुई। वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी से, लोगों के इखलाक व आदात से, या फिर लोगों की खुलूस व अदब नवाजी से, या फिर लोगों की खुश मिजाजी से मुतासिर हुई। तो देखिए यहाँ पर खुद कहा गया है कि खुलूस और अदब नवाजी से मुतासिर हुई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, लोगों की खुलूस और अदब नवाजी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। और जिस रिश्ते में, देखिए याद रखिएगा, जिस रिश्ते में खुलूस और भरोसा यानी कि एतमाद, ये 2 चीज़ें, और दूसरा है रिस्पेक्ट, ये 3 चीज़ें पाई जाए, वो इस दुनिया की सबसे मजबूत रिश्ता कहलाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर खुलूस व अदब नवाजी से मुतासिर हुई कौन? मुसन्निफा। फिर अगला सवाल, मुसन्निफा ने आसपास के इलाकों की सैर के बाद वहाँ और क्या क्या देखा? वहाँ के समंदर देखे, या फिर हर तबके की ज़िंदगी, तकरीबात और रहन सहन, या फिर वहाँ की तालीमी अदारा देखे, या फिर वहाँ की तारीखी इमारतें देखे? नहीं, ऑप्शन नंबर बी की बात की है, वहाँ पर सैर किया उन्होंने और हर तबके की ज़िंदगी, तकरीबात और रहन सहन देखा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्या बात है, ऑप्शन नंबर बी, ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों का आंसर। अब यहाँ पर देखिए 124 नंबर क्वेश्चन कि नौबत पहाड़ से क्या नजर आता है? मसाजिद नजर आती है, चार मीनार नजर आते हैं, सारा शहर नजर आता है, या फिर इमाम बाड़े नजर आते हैं? तो स्टार्टिंग में ही क्या कहा गया है? क्या बात है, स्टार्टिंग में ही क्या है? नौबत पहाड़ से सारा शहर नजर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्या बात है, यहाँ पर शाहीन परवीन वेरी गुड, साधु नाम है, जो भी हो, हयात वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, सारा शहर नजर आता है नौबत पहाड़ से। फिर अगला सवाल है, मुसन्निफा ने वहाँ किन चीज़ों को देखने के काबिल बताया? मसाजिद और इमाम बाड़े, या फिर चार मीनार और गोलकुंडा का किला, या फिर सलार जंग म्यूजियम और उस्मानिया यूनिवर्सिटी, और हैदराबाद के सागिर सागिर्द नहीं है, हैदराबाद के सागर और दूसरी इमारतें, सागर और दूसरी इमारतें। तो किस चीज को देखने के काबिल बताया, एक बार देख लिया जाए। तो यहाँ पर देखने के काबिल, हाँ, वहाँ के मसाजिद और इमाम बाड़े भी देखने के काबिल है, ये बताया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्या बात है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। क्या बात है, सभी का बिल्कुल सही है, मसाजिद और इमाम बाड़े, वेरी गुड। फिर है अगला सवाल यहाँ पर 126, जिंदगी का मुतजाद है। यानी कि मुतजाद का मतलब तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे, मुतजाद का मतलब अपोजिट वर्ड, यानी कि विपरीतार्थक शब्द, उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द। तो जिंदगी का मौत, मरना दिया है, हयात दिया है, मौत दिया है, ममात दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये बहुत आसान है, ये उर्दू ग्रामर यानी कि उर्दू कवायद का सबसे पहला सवाल और एकदम हलवा सवाल है। सोए हुए में भी कोई आपसे पूछेगा कि बताओ जिंदगी का उल्टा क्या होगा, तो मौत आसानी से बता सकते हैं। हैदराबाद मुसन्निफा ने कब देखने का प्रोग्राम बनाया? बरसात में, सर्दी में, गर्मी में, या फिर छुट्टियों में? तो वो गर्मियों में जो है ना, कहा गया एक गर्मी में मैं हैदराबाद गई, यानी कि गर्मी में वो गई थी, हैदराबाद देखने का प्रोग्राम बनाया था उन्होंने। तो ये और भी ज्यादा आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर, जो कि इस गद्यांश का सबसे लास्ट सवाल है, क्योंकि 121 से लेकर 128 तक बोला था, उसी इबारत से क्वेश्चन रहेगा। तो उसी इबारत से ये 128 नंबर लास्ट सवाल, और वो भी नहीं तो ग्रामर का। तकरीब की जमा क्या है? ए में तकरीबातानियात, बी में है तकरीबात, सी में है तकरीबातें, और डी में है तकरीबाताएं। क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर आप लोग बताएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, फटाफट आप क्वेश्चन को अपने माइंड में ले रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और तुरंत आउटपुट दे रहे हैं। इनपुट आउटपुट जल्दी से हो रहा है, फटाफट हो रहा है, जल्दी से बताइए। क्या बात है, बी 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 बी, एमडी गालिब। क्या बात है, मिर्जा गालिब की याद आ गई। एमडी अजहर अली, क्या बात है, वेरी गुड। मुजफ्फर हुसैन, एमडी शहनवाज,
लेकिन इनका सी कहना है। जो लोग बी लगा रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि तकरीब का जमा बहुवचन प्लूरल होता है तकरीबात। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, यस अकमल हसन भी है, बहुत बढ़िया, नजमुल हक वेरी गुड, बी बी बी। तो ये आखिरी सवाल और ग्रामर का सबसे आसान सवाल दूसरा सवाल था। अब फिर से यहाँ पर अशआर देना चाहिए था, लेकिन इबारत ही दे दिया है। कोई बात नहीं है, इबारत दे या फिर शेर दे, हमें सही आंसर बताना है। यहाँ पर फिर से इबारत को पढ़ना है और 129 से लेकर 135 तक सवाल इस इबारत से पूछे गए हैं, उसका जवाब बताना है। तो देखिए, अब यहाँ पर बुध पूर्णिमा की रात को हम क्या लिखा है ये, बुध पूर्णिमा की रात को हम लहू से की बर्फीली परतों वाली सीधी ढलान पर खेमा अंदाज थे और इस कैंप में मेरे अलावा 10 अफराद और थे। 12:30 बजे का अमल होगा कि अचानक कोई भारी शय बड़े जोर से मेरे सर के पीछे हिस्से पर आ गई, जिसने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। अच्छा, और उसके साथ ही बड़ा भयानक धमाका हुआ। मैंने महसूस किया कि मैं किसी भारी शय के नीचे दबी चली जा रही हूँ और वह शय मुझे कुचले दे रही है। मैं बमुश्किल सांस ले पा रही थी। अच्छा, कोई चीज जो है ना, शय का मतलब चीज होता है। तो क्या हुआ कि जो मुसन्निफा है यानी कि लेखिका, उनके सर के पास अचानक कोई भारी शय, कोई भारी चीज बड़े जोर से उनके सर के पीछे हिस्से पर आ गई, जिसने मुझे झंझोड़ कर जिसने लेखिका को झंझोड़ कर रख दिया और उसके साथ ही बड़ा भयानक धमाका हुआ। और लेखिका कह रही हैं कि मैंने महसूस किया कि मैं किसी भारी शय यानी कि भारी चीज के नीचे दबी चली जा रही हूँ और वह शय मुझे कुचले दे रही है। मैं बमुश्किल सांस ले रही थी, यानी कि बहुत मुश्किल के साथ सांस ले रही थी। तो ये गद्यांश यानी कि इबारत था। अब सवाल देखते हैं, मुश्किल का मुतजाद क्या होगा, सेल्स या फिर आसान या फिर सादा या फिर कठिन। मुश्किल का उल्टा, ये भी और ज्यादा आसान है। मुश्किल का आसान कौन नहीं जानता है। ये ग्रामर का तीसरा क्वेश्चन, ग्रामर का सबसे आसान मुझे लगता है। सीटेट में ग्रामर ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान आसान पूछता है। ऑप्शन नंबर बी, क्या बात है, ये सबसे आसान था। अच्छा, यहाँ पर आगे लिखा है, मुसन्निफा ने क्या महसूस किया, जैसे कोई सर पर चोट मार रहा हो, या फिर बहुत ही डर खौफ महसूस की, या फिर किसी भारी शय के नीचे दबी चली जा रही हो, या फिर बहुत ही खतरा महसूस हो। तो मुसन्निफा यानी कि लेखिका जो है वो महसूस कर रही थी कि किसी भारी शय के नीचे वो दबी चली जा रही हो, ऐसा लग रहा था उन्हें, ऐसा महसूस हो रहा था उन्हें। तो ऑप्शन नंबर सी, किसी भारी चीज के नीचे दबी चली जा रही थी, ऐसा वो महसूस कर रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्या बात है। आगे बढ़ते हैं और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगला सवाल है, मुसन्निफा के साथ कैंप में कितने अफराद थे, 15 अफराद, 5 अफराद, 10 अफराद या फिर 20 अफराद। ये तो हमने देखा ही नहीं। मुसन्निफा यानी कि लेखिका के साथ कितने लोग थे, इन्होंने कहा है कि इस कैंप में मेरे अलावा 10 अफराद और थे। तो 10 अफराद यानी कि 10 लोग और थे। तो 10 अफराद ऑप्शन नंबर सी में दिया है। वेरी गुड, सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। फिर अगला सवाल, फर्द की जमा। लो, यहाँ पर खुद दे ही दिया है, फर्द का जमा क्या होगा, अफराद। ये चौथा क्वेश्चन ग्रामर का। तो ग्रामर का 4 क्वेश्चन हो गया। 3 से 4 क्वेश्चन पूछता ही है, 4 से ज्यादा नहीं होता है ग्रामर का। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ग्रामर का पूछेगा क्वेश्चन। थ्योरी क्लास कब होता है मैम। थ्योरी क्लास हो चुका है सुल्ताना जी। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और प्लेलिस्ट में पूरा क्लासेस भरा पड़ा है, आप थ्योरी क्लास ज़रूर कर लीजिएगा ताकि पेडागोजी आसान हो, क्योंकि पेडागोजी सही करने के लिए थ्योरी पढ़ना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर, फर्द की जमा यानी कि बहुवचन प्लूरल क्या होगा, अफराद। ठीक है।
अब जैसे कि मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए आपके परिवार में कितने अफराद हैं, तो अफराद, फर्द का मतलब होता है मेंबर, लोग, सदस्य। अफराद का मतलब, फर्द का मतलब सदस्य कह सकते हैं, लोग भी नहीं कहेंगे, सदस्य, व्यक्ति। तो आपके घर में कितने मेंबर हैं, कितने अफराद हैं, ठीक। तो फर्द का जमा बहुवचन अफराद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, मुसन्निफा के सर के पीछे हिस्से पर कौन सी चीज आकर लगी? कोई हल्की चीज, कोई भारी चीज, कोई उड़ती हुई चिड़िया, या कोई बर्फ का छोटा तोंदा। ये तो बात नहीं की गई है कि बर्फ का तोंदा था कि कोई उड़ती हुई चिड़िया थी, बट वो बता रही थी कि कोई भारी चीज। ऐसा लगा कि कोई भारी चीज हमारे सर के पीछे वाले हिस्से पर आकर के लगी। तो ऑप्शन नंबर बी, कोई भारी चीज। मैम, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का पोस्ट परफॉर्म बिहार भरी हो तो एडमिट कार्ड निकालने गए तो पेंडिंग दिखा रहा है, तो अभी कैसे दिखाएगा? अभी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का नहीं आया है एडमिट कार्ड, अलग अलग पोस्ट का आया है, अभी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का नहीं आया है, तो वेट कीजिए, अभी उसका भी आ जाएगा। अगले सवाल का जवाब बताइए। यहाँ पर अगला सवाल है कि कौन सी रात को मुसन्निफा लहुत्से के बर्फीली परतों वाली सीधी ढलान पर अंदाज थी? तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है बुध पूर्णिमा। वेरी गुड, ये तो ऑप्शन देख करके ही पता चल जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुध पूर्णिमा की रात। ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। मैम, 8 बजे से क्लास स्टार्ट कीजिए। क्या आप लोग सच में चाहते हैं कि 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो? अगर कहेंगे तो 8 बजे से कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुसन्निफा को क्या नहीं ले पा रही थी? ए में है, वह कुछ देख नहीं पा रही थी, बमुश्किल सांस नहीं पा रही थी, बमुश्किल चल नहीं पा रही थी, या फिर वह बोल नहीं पा रही थी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुसन्निफा को क्या नहीं ले पा रही थी, तो मुसन्निफा बमुश्किल सांस नहीं ले पा रही थी दिया गया है। क्या नहीं ले पा रही थी, ये सवाल पूछा है। तो मुसन्निफा खुद बता रही है मैं बहुत बमुश्किल सांस ले रही थी, यानी कि मुश्किल के सांस सांस ले रही थी। ये देखिए, एक बार गद्यांश को देख लिया जाए, मैं बमुश्किल सांस ले पा रही थी, तो यहाँ पर न ले पा रही थी क्यों पूछ रहा है? ये आखिरी सवाल है गद्यांश से। गद्यांश से जो है ना, ये आखिरी सवाल है इबारत से। तो अगर देखा जाए तो मुसन्निफा क्या नहीं ले पा रही थी, तो सांस नहीं ले पा रही थी, तो आप कह सकते हैं बमुश्किल सांस नहीं ले पा रही थी। अब इसका ऑप्शन नंबर बी ही होगा, बाकी ए, सी और डी की बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। अब पेडागोजी से सवाल स्टार्ट होने वाला है, रेडी? पेडागोजी से सवाल करने के लिए तैयार? यस मैम, 8 बजे कर दीजिए। ठीक है, जब तक जीविका का क्लास चलेगा तब तक जो है 8 बजे से ही क्लास स्टार्ट होगा सीटेट उर्दू का, ठीक। तो आप लोग नोट कर लीजिए इस बात को, 8 बजे से अब सुबह में क्लास चलेगा, सुबह 8 AM, जब तक जीविका का मैराथन चल रहा है। जैसे जीविका का मैराथन खत्म होगा तो ये हमेशा की तरह 9 बजे से क्लास चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। ये अब हम लोग देखते हैं पेडागोजी, जो सबसे ज्यादा दिमाग खराब करता है। ये लीजिए सबसे पहला सवाल पेडागोजी का, 136 नंबर। अकबर पैदाइश से ही उड़िया जानता है और उसने अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ी है। इस बयान की बुनियाद पर तय करें कि दर्ज झैल में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है।
अकबर नाम का कोई लड़का है, वो बचपन से ही उड़िया जबान जानता है और उसने अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ी है। इस बयान की बुनियाद पर तय करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि दुरुस्त नहीं है। हेलो। चलिए, अब आवाज आ रही है? अब ठीक है ना? देखिए, यहाँ पर आपको बताना है इसका सही आंसर। अब जल्दी से बताइए। हाँ ठीक है, चलिए ओके। तो अब तो आवाज आ रही होगी। अब बताइए, इसका आप लोग क्या लगा रहे थे? इसका आप लोग क्या लगा रहे थे? ऑप्शन नंबर A B C D, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर क्या होगा? ए, क्या बात है। जुबैदा फातिमा नसर आदिबा, क्या बात है। सभी लोग ए कंफर्म लॉक कर दिया जाए? सभी का ही ये आ रहा है, ऐसा क्यों? अच्छा, यहाँ पर पूछा है कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है, यानी कि कथन सही नहीं है। तो जब अकबर पैदाइश से ही उड़िया जानता है, यानी कि उसकी जो मादरी जबान है, मातृभाषा, वो उड़िया है, यानी कि उड़िया भाषा का उसने इक्तिसाब, अर्जन किया है, और बाकी अंग्रेजी और हिंदी भाषा की आमोजिश यानी कि अधिगम हुआ है। तो इस हिसाब से अंग्रेजी की आमोजिश जबान की आमोजिश है, ये कथन सही है, क्योंकि अंग्रेजी से जबान की आमोजिश यानी कि अधिगम हुआ है। हिंदी की आमोजिश जबान की आमोजिश है, बिल्कुल। हिंदी और अंग्रेजी दोनों का आमोजिश हुआ है, यानी कि अधिगम हुआ है। उड़िया जबान की आमोजिश इक्तिसाबी है, यानी कि उड़िया जबान जो बच्चा सीखा है वो अर्जन है, वसूलियाबी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, लेकिन कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी जबान की आमोजिश इक्तिसाबी है। ये कैसे हो सकता है, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया गया है कि अकबर पैदाइश से ही उड़िया जानता है, यानी कि जिस जबान का इक्तिसाब हुआ है वो उड़िया जबान है, न कि अंग्रेजी। तो यही जो कथन है ये गलत है। तो पहले सवाल का जवाब सभी का बिल्कुल सही हुआ होगा, यानी कि 15 क्वेश्चन इबारत और शेर से जो रहता है वो तो आपने सही किया लगातार। और ये 16वां क्वेश्चन, यानी कि 30 में से 16 क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा अभी तक। हुआ कि नहीं बताइए? इसी तरीके से हर एक सवाल का जवाब सोच समझ करके देना है ऑल माय डियर स्टूडेंट, एकदम जबरदस्त आंसर है। ठीक है। अब
हेलो। अब ठीक है, एक बार बताइए तो। अब किसी भी तरह का इशू तो नहीं है ना? थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। नाउ ऑल ओके, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ और नॉट? टेल मी द चैट सेक्शन, फटाफट बताइए। वीडियो रुक तो नहीं रहा है या फिर बफरिंग टाइप का नहीं ना कर रहा है? अब ऑल ओके, क्या बात है। तो 30 में 16 भी आपका सही हुआ है। इसी तरीके से 30 में 30 आपको सही करना है। एक दो गलत होता है, कोई बात नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल गिराने की जरूरत नहीं है, होता है गलती। चलिए, अब देखिए अगला सवाल यहाँ पर। आला जाती तरगीब होती है जब ए में है आदमी किताब लिखने के लिए जबान सीखता है, या फिर आदमी कवायद सॉरी आदमी कायदे की गरज से जबान सीखता है जैसे मुलाजिम, या फिर आदमी की जबान के बोलने वालों से करीब होने के लिए जबान सीखता है, या फिर आदमी अपनी बरादरी के मजहबी और समाजी प्रोग्रामों में शिरकत करने के लिए जबान सीखता है। लीजिए, ये बहुत बढ़िया सवाल आपसे पूछा गया है। आला जाती तरगीब होती है जब आदमी किताब लिखने के लिए जबान सीखता है, या फिर आदमी कवायद की सॉरी मैं बार बार कवायद पढ़ रही हूँ, आदमी कायदे की गरज से जबान सीखता है जैसे मुलाजिम। क्या बात है, बी भी धड़ाधड़ बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आ रहा है। एमडी इकबाल हैं, सीरत जहां, क्या बात है, अकमल हसन, एमडी नफीस, महबूब रजा, चलिए वेरी गुड। बी, क्यों आदमी कायदे की गरज से जबान सीखता है जैसे मुलाजिम, ये इसको कहेंगे आला जाती तरगीब। बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्या बात है, यानी कि 30 में ये 17वां क्वेश्चन है जो सही हो गया। 30 में 17 एकदम परफेक्ट जा रहा है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि माजिद और वाजिद जुड़वा भाई हैं, क्या बात है, और मणिपुरी की एक खास बोली बोलते हैं, लेकिन बातचीत अलग अंदाज में करते हैं। उनकी बोली बोलने के मखसूस अंदाज को कहा जाता है क्या? ए में है मणिपुरी, बी में है इनफरादी तर्ज कलाम, सी में है बोली और डी में है बोलने का अमल। सोच समझ करके आंसर बताना है। ये 18 नंबर क्वेश्चन। ओ माय गॉड, इसका भी सही आंसर। हाउ कैन इज दिस पॉसिबल? आई एम रियली शॉक्ड। बिल्कुल एकदम शॉक्ड हो गई हूँ मैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बी, नाहिदा नाज, क्या बात है, साजिद, साजिदा इकबाल, एमडी नफीस, वेरी गुड। माजिद और वाजिद दोनों क्या है, जुड़वा भाई हैं, और मणिपुरी की खास बोली बोलते हैं, लेकिन बातचीत अलग अंदाज में करते हैं। उनकी बोली बोलने के मखसूस अंदाज को कहेंगे इनफरादी तर्ज कलाम। वेरी गुड, एकदम जबरदस्त आंसर आप लोगों ने दिया है। इसको क्या कहेंगे, इनफरादी तर्ज कलाम। वो बोली जो मणिपुरी बोली तो जानते हैं, लेकिन बातचीत जो है ना वो अलग अंदाज में करते हैं, इनफरादी तर्ज कलाम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन भी सही हुआ आप लोगों का। ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन। दस्तूर हिंद अंग्रेजी जबान का क्या मर्तबा मुतय्यन कर किया गया है? यानी कि दस्तूर हिंद में, हिंदुस्तान के संविधान, भारतीय संविधान में अंग्रेजी जबान का क्या मर्तबा मुतय्यन किया गया है? ए में है कानूनी इदारों की जबान, बी में है कामकाज की जबान, सी में है मुआविन सरकारी जबान और डी में है गैर मुल्की जबान। अंग्रेजी जबान को कौन सा ओहदा दिया गया है, कौन सा पोस्ट दिया गया है, बताइए। जिस तरीके से हिंदी को सरकारी जबान में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, बताइए। आर्टिकल भी बताया था मैंने, आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत, याद है?
ये थ्योरी में सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। कौन सा वो आर्टिकल है जिसके तहत हिंदी जबान को सरकारी जबान और अंग्रेजी जबान को मुआविन सरकारी जबान का दर्जा दिया गया है? जल्दी से वो आर्टिकल बता दीजिए। ऑप्शन नंबर, ये आसान है ना, मैं आप लोगों को कितना बार बताई हूँ। हिंदी को सरकारी ज़बान और दस्तूर हिंद के ज़रिए अंग्रेज़ी ज़बान को मुआविन सरकारी ज़बान, मुआविन सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है। सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। कौन सा वो आर्टिकल था, याद नहीं आ रहा है? आर्टिकल भी मैंने बताया था। यस, मेहरबानो लिख दिया, एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज, वेरी गुड। हिंदी को जो है इसको ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि सरकारी ज़बान बनाया गया था, सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया था, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश को जो है ना वो मुआविन सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया था, एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज। 343 का ए, क्या बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 19 नंबर सवाल, आई होप इसका जवाब आपका सही हुआ होगा। ये 20 नंबर सवाल है, 140 नंबर, उर्दू का 20 सवाल। हालांकि होल अगर बात की जाए तो 140 नंबर सवाल है। क्या कहा गया है यहाँ पर 140 नंबर सवाल में कि वह पांच जो किस फर्द की मखसूस खामियों और खूबियों का निशान जद करने के मकसद से की जाती है, उसे, वह पांच हो गया है, वह जांच होना चाहिए। वही मैं सोच रही थी, कहीं ना कहीं तो गलती है, वह पांच कैसे हो सकता है, वह जांच होगा। यहाँ पर जो है देख रहे हैं, यहाँ पर खुद आयोग द्वारा क्वेश्चन सेट करने में गलती हो गई है। तो हम लोग तो इंसान हैं, उनसे कमतर दर्जे के ही हम लोग हैं, हम लोगों से गलती क्यों नहीं हो सकती है? बताइए, वह जांच जो किसी फर्द की मखसूस खामियों खूबियों का निशानजद करने की मकसद से किया जाता है, उस जांच को क्या कहेंगे? तशकीली जांच, मारूजी जांच, तनकीही जांच या फिर तशखीसी जांच? साइड हो जाऊं? लीजिए, मैं साइड हो गई। सोच समझ करके आंसर बताइए। कंफर्म, लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है लगातार, डी 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 डी, क्या बात है, एब्सोल्युटली राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। वह जांच जो किसी फर्द की मखसूस खामी यानी कि किसी व्यक्ति की मखसूस खामियों खूबियों का निशानजद करने के मकसद से की जाती है, उसे तशखीसी जांच ही कहते हैं। खामियां, अगर किसी व्यक्ति के अंदर खामियां हैं, गलती कर रहा है तो क्यों, उसके अंदर क्या खूबियां हैं, ये सब का निशानजद करने के लिए जिस ये मकसद होता है और ये जांच की जाती है, तो उसे कहते हैं तशखीसी जांच। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अभी तक 20 सवाल हो चुका है। सीटेट उर्दू से अभी तक 20 सवाल कंप्लीट और अभी 10 सवाल है। 141 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। आई होप अभी तक आपका 20 में 20 सही हुआ होगा। ये रहा 121 नंबर, 141 नंबर, लेकिन 21 नंबर सवाल उर्दू के हिसाब से। आदिल फेल माजी के नहवी व असरफी उसूलों के बारे में जानता है, लेकिन सबाक के मुताबिक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है।
वह कौन सी ज़बान जानता है? ए में है मालूमात का इत्तलाक, बी में है ज़बान के इक्तिसाब का आला कार, सी में है अमली तरीक़ों की मालूमात और डी में है तौज़ीही ज़बान। यस मैम, आप साइड नहीं थी, गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, अब मैं साइड हो गई हूँ ना, लीजिए। दिख रहा है बढ़िया से? अब सही आंसर आना चाहिए, अब गलत नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है यहाँ पर? सवाल को फिर से मैं पढ़ देती हूँ अच्छे से। बोल रहा है कि आदिल नाम का कोई बच्चा है और आदिल फेल माजी की नहवी व सरफी उसूलों के बारे में जानता है, लेकिन तबाक के मुताबिक उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। जानता तो है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो इसे कहेंगे, तो वह कौन सी जबान जानता है? वह तौज़ीही जबान जानता है। डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। जुबान के इक्तिसाब का आला कार तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये 21 सवाल कंप्लीट उर्दू का। अगला सवाल है 142 नंबर। दर्ज झैल में से कौन जबान के बारे में दुरुस्त नहीं है? भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए में है कुछ जबानों में सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग की तरसील बेहतर तौर पर हो सकती है। समझ में आ गया? आसान है ना, बताइए। निगेटिव टैग वर्ड दिखाई दे रहा है? देख गया ना निगेटिव टैग वर्ड? निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड देखने की बस जरूरत है। एक टैग वर्ड ही है जो जल्दी से तुरंत आंसर बता सकता है ट्रिक के जरिए। यस, क्या बात है। क्या बोल रहा है कि जबान के बारे में दुरुस्त नहीं है। नहीं है यानी कि निगेटिव टैग वर्ड वाला ढूंढना है ऑप्शन, और इसमें खुद दे दिया है कुछ जबान में सिर्फ। सिर्फ क्या है? ये एक निगेटिव टैग वर्ड है। जहां पर भी सिर्फ आ जाए याद रखिएगा वो ऑप्शन गलत होगा, तो यहाँ पर गलत ऑप्शन का ही चुनाव करना है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है, ये भी सवाल का सही जवाब, यानी कि 22 क्वेश्चन खत्म। 30 में से आई होप आप लोगों का 22 अभी तक सही हुआ होगा। अगला सवाल देखते हैं। 143 नंबर सवाल है कि जबान के क्लासरूम में प्रोजेक्ट का खाका तैयार करने और करने में, कराने में होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो तैयार करने और कराने में कौन से मराहल शामिल होते हैं, कौन से चरण शामिल होते हैं? ए में उस्ताद और तलबा अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोजेक्ट के काम का खाका तैयार कर सकते हैं और उसे करा सकते हैं। बी में है ग्रुप बनाना, मंसूबा बनाना, एदाद व शुमार जमा करना, एदाद व शुमार की तफहीम, मशोदा तैयार करना, मौजू इंतखाब करना और रिपोर्ट को हतमी शक्ल देना। सी में है ग्रुप बनाना, मौजू का इंतखाब करना, मंसूबा बनाना, आदाद व शुमार जमा करना, या फिर आदाद व शुमार की तकसीम, मसौदा तैयार करना और रिपोर्ट को हतमी शक्ल देना। डी में दिया है ग्रुप बनाना, मौजू का इंतखाब करना, मंसूबा बनाना, आदाद व शुमार जमा करना, मसौदा तैयार करना, आदाद व शुमार की तकसीम और रिपोर्ट को हतमी शक्ल देना। फाइनल। तो क्या लगता है इसका? देखिए, जबान के क्लासरूम में प्रोजेक्ट का खाका तैयार करने और कराने में जो चरण से होकर गुजरना पड़ता है ना, जो चरण होते हैं, यस, लास्ट में तो हतमी शक्ल दिया जाएगा, फाइनल लुक दिया जाएगा, बट यस, देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ। पहले ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप 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 तीनों में है, ऑप्शन नंबर 1 कट कर दीजिए। उसके बाद से मौजू टॉपिक का चुनाव किया जाता है, किस टॉपिक पर आप प्रोजेक्ट का खाका तैयार करने वाले हैं। तो दूसरा, पहले ग्रुप बना लिए, उसके बाद से टॉपिक चूज कीजिए। तो टॉपिक यानी कि मौजू का इंतखाब आपने कर लिया, तो देखिए ऑप्शन सी और डी में दिया है मौजू का इंतखाब, इसमें नहीं दिया है मौजू का इंतखाब, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी कट हो जाएगा।
पहले ग्रुप बनाया जाता है, उसके बाद से मौजू यानी कि टॉपिक का चुनाव करेंगे, और उसके बाद से प्लानिंग होगा, मंसूबा बनाया जाता है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट वर्क करना है। ठीक है, तो मंसूबा बनाना, ओ माय गॉड, यानी कि दोनों ऑप्शन ठीक जा रहा है। उसके बाद से अदाद व शुमार भी जमा किए जाते हैं। क्या बात है, तीनों में अदाद व शुमार जमा करना भी है। और उसके बाद से अदाद व शुमार की तकसीम की जाती है। ठीक है, तो जब बंटवारा करेंगे और तभी तो प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, इसमें दे दिया है मसौदा तैयार करना, नहीं, जो अदाद और शुमार जमा किए हैं ना, उसकी तकसीम सबसे पहले करेंगे, यानी कि ये वाला जो लाइन है यहाँ पर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है अदाद और शुमार की तकसीम। उसके बाद से मसौदा तैयार किया जाता है और रिपोर्ट को फाइनल लुक दे दिया जाता है, हतमी शक्ल दे दिया जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बहुत आसानी से। अगला सवाल, सुनने के ऊपर से नीचे के अप्रोच में शामिल है। ऊपर से नीचे के अप्रोच में क्या शामिल है? सुनने की बात की जा रही है। ए में है हर आवाज, लफ्ज, जुमले और फुकरे को सुनना, या फिर मखसूस तफासिल की तरफ तवज्जो देना, या फिर तकरीर तकरीज मतन या ऑडियो की खुलासे को सुनना, या फिर तकरीज मतन या ऑडियो के मजमुई पैगाम को सुनना। सुल्तान का कहना है, न्यू स्टूडेंट मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू आवर ऑन एंड ओनली चैनल ज्ञापन एकेडमी। और जुड़ जाइए सीटेट की ज़बरदस्त तैयारी के लिए। पिछले थ्योरी क्लास जितने भी हुए हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा, पेडागोजी से सही आंसर अगर आपको बताना है तो, और 30 में 30 लाना है तो। देखिए इसका क्या होगा, सुनने के ऊपर से नीचे, यानी कि ऊपर से नहीं, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे, तो तकरीज मतन या ऑडियो के मजमुई पैगाम को सुनेंगे। ये होता है, ये शामिल होता है ऊपर से नीचे के अप्रोच में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगर इसका जवाब गलत भी हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर जान लीजिए। सुनने के ऊपर से नीचे के अप्रोच में शामिल होता है तकरीज मतन या ऑडियो के मजमुई पैगाम को सुनना। अच्छा, अगला सवाल बड़ा ही लंबा है। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रही हूँ और आप लोग भी देखिए। लिखा है, 7वीं जमात का उस्ताद, 7th क्लास का कोई शिक्षक है, अपने तलबा को यानी कि अपने विद्यार्थी को किसी शख्स की तफसील बयान करने वाली तहरीर का काम देना चाहता है। वह क्लास से बाहर जा बयान करने वाली तहरीर का काम देना चाहता है, यानी कि एक शिक्षक चाहता है कि बच्चे को ऐसा काम दिया जाए जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी वो लिख दे। वह क्लास से बाहर जाता है और एक ख्वांजा फरोश को उसके डलिया के साथ अंदर क्लासरूम में ले आता है। वह उसे 7 मिनट तक वहां खड़ा रहने के लिए कहती है और तलबा से जोड़ों में काम करने और उस ख्वांजा फरोश की तफसील लिखने के लिए कहती है। इस सरगर्मी में ख्वांजा फरोश की हैसियत क्या है? लीजिए, ए में है मवाद, बी में है तदरीसी मुआविन, या फिर ख्वांजा शख्स। यहाँ पर ख्वांजा फरोश क्या है? वह क्लास से बाहर जाता है और एक ख्वांजा फरोश को उसके डलिया के साथ अंदर क्लासरूम में ले आता है। यानी कि ख्वांजा फरोश एक मवाद मटेरियल ही तो है, और उसे 7 मिनट तक वहां खड़े रहने के लिए कहती है, और तलबा से जोड़ों में काम, ग्रुप में जोड़ा लगा करके काम करने और उस ख्वांजा फरोश की तफसील लिखने के लिए कहती है। अच्छा, यानी कि उसी के बारे में लिखने के लिए कहती है, ख्वांजा फरोश के बारे में ही लिखने के लिए कहती है। तो इस सरगर्मी में ख्वांजा फरोश जो है वो मवाद मटेरियल तो ही कहलाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। मटेरियल ही कहलाएगा, क्योंकि वो क्या कहती है,
ख्वांजा फरोज की तफसील उसी के बारे में लिखने के लिए कहती है। अगला सवाल, 7वीं जमात का उस्ताद चाहता है कि उसके तलबा थोड़ा सा पढ़े और मतन में बयान किए गए लोगों और कम्युनिटी की ताकत और तशख़्ख़ुस की को समझ ले। इस उस्ताद तलबा में क्या फ़रोग देना चाहता है? इस तरह जो है ना, शिक्षक तलबा यानी कि अपने विद्यार्थियों में किस चीज़ का बढ़ावा देना चाहता है? ए में है अदबी महारतें, बी में है ज़बान की ख्वानदगी, सी में है तनकीदी ख़वानदगी और डी में है तज्ज़ियाती मुताला। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इस बार बिल्कुल सही आंसर है आप सभी लोगों का, सी ही कहलाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7th क्लास का उस्ताद है और चाहता है तलबा थोड़ा सा पढ़े और मतन में बयान किए गए लोगों कम्युनिटी की ताकत और उनके तशख़्ख़ुस को समझ ले। और उस्ताद इस तरीके से बच्चों में यानी कि अपने विद्यार्थियों में तनकीदी ख़वानदगी को फ़रोग़ यानी कि बढ़ावा देना चाहता है। सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। सी होगा, बात खत्म। क्या बात है। अगला सवाल, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के वकालत करदा क्लासिकी ज़बान को पढ़ने के हवाले से दरअसल में से कौन दुरुस्त है? कौमी तालीमी पॉलिसी यानी कि नेप 2020 की वकालत करदा क्लासिकी ज़बान को पढ़ने के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है, ये पूछ रहा है। ए में है सानवी सतह पर एक और ज़ुबान के तौर पर क्लासिकी ज़बान को पढ़ना। बी में है सानवी सतह पर एक इजाफी मुतबादिल के तौर पर क्लासिकी ज़बान को पढ़ना। डी में है से लिसानी फार्मूले के तहत एक मुतबादिल के तौर पर क्लासिकी ज़बान को पढ़ना। और डी में इब्तदाई सतह पर क्लासिकी ज़बान को पढ़ना। यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्लासिकी ज़बान पढ़ने से रिलेटेड बयान को दुरुस्त, कौन सा बयान दुरुस्त है उसकी पहचान करनी है। कभी भी अगर क्लासिकी ज़बान हो तो वो सानवी सतह पर ही होगा, यानी कि दूसरे ज़बान के तौर पर ही समझेंगे, क्योंकि पहली ज़बान तो आपकी मादरी ज़बान कहलाएगी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए सॉरी डी और सी तो नहीं होगा, ए और बी में से ही हो सकता है। सानवी सतह पर एक और ज़बान के तौर पर क्लासिकी ज़बान को पढ़ना, ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, सानवी सतह पर एक इजाफी मुतबादिल के तौर पर क्लासिकी ज़बान को पढ़ना, ये बयान दुरुस्त है। ठीक, यानी कि सानवी सतह पर एक इजाफी मुतबादिल के तौर पर क्लासिकी ज़बान को एक ऑप्शन बढ़ा करके आप पढ़ सकते हैं क्लासिकी ज़बान को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक मतन दर्ज किया जा रहा है। मालूम कीजिए कि यह मतन ज़बान की किस मखसूस किस्म की नुमाइंदगी कर रही है। ये जो मतन दी गई है इसको पढ़ना है और बताना है कि ज़बान की किस किस्म की नुमाइंदगी कर रही है, यानी कि ज़बान की कौन सी किस्म है, भाषा की कौन सी किस्म है। ये आपको टेक्स्ट पढ़ना है और बताना है। तो पढ़िए। इनकलाब के बाद यह तब्दीली अचानक मुमकिन नज़र करने लगी। एशिया और यूरोप समेत दुनिया के अक्सर इलाकों में इनफरादी हुकूक और समाजी इक़्तिदार पर काबिज लोगों के बारे में बातचीत शुरू होगी। हिंदुस्तान में राजा राम मोहन राय और मोहन राय और डियाविजियो ने
फ्रांस इनकलाब की अहमियत के बारे में बातचीत शुरू कर दी है और उसके बदले नौ आबादियों में हुई पेशरफत से समाजी तब्दीली की तस्वुरात को नई शक्ल अता की है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन सी ज़बान समझ में आ रही है? जहाँ तक ये लग रहा है, बात कर रहा है, ये जो मतन है, टेक्स्ट, इसको पढ़ने के बाद लग रहा है कि ज़बान की जो किस्म है ना, ज़बान का जो प्रकार, भाषा का प्रकार अगर बात की जाए, यस, ये समाजियाती ज़बान लग रहा है। इनकलाबी तो नहीं, सी भी नहीं, सियासी भी नहीं, ये एक समाजियाती ज़बान है, क्योंकि फिर यहाँ पर टोटल बात की जा रही है इनकलाब के बाद यह तब्दीली। हालांकि इनकलाब लिखा है बट उसके बाद बात कर रहा है। इनकलाब के बाद यह तब्दीली अचानक मुमकिन नजर आने लगी। एशिया और यूरोप समेत दुनिया के अक्सर इलाकों में इनफरादी हुकूक और समाजी इक़्तिदार पर काबिज लोगों के बारे में बातचीत शुरू हो गई। ठीक है, हिंदुस्तान में राजा राम मोहन हेलो, चलिए, तो अब और दो सवाल बचा हुआ है, देखते हैं। इसका तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 149 और 150 दोनों आपके सामने है। यहाँ पर 149 नंबर सवाल है कि 8वीं जमात का उस्ताद साबिर यह अफसोस करता है कि जबान के अंदाज़ा कद्र में अमूमन उसूली महारतों को अहमियत नहीं दी जाती है। उसूली महारतों से उसका क्या मतलब है? बोलना और लिखना, सुनना और लिखना, और सी में है बोलना और पढ़ना, और डी में है सुनना और पढ़ना। बहुत ही आसान। वसूली महारतों से क्या मतलब है? 8वीं क्लास का कोई एक शिक्षक है साबिर, और वह अफसोस करता है कि ज़बान के अंदाज़ा कद्र में अमूमन वसूली महारतों को अहमियत नहीं दी जाती है। इस चीज़ का वो अफसोस करता है। तो वसूल का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, और इस तरह से सवाल पूछने का तरीका बदल दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा था। क्या हुआ? वसूली ज़बान यानी कि जिसके ज़रिए हम, वैसी महारत जिसके ज़रिए हम दूसरों के फीलिंग, जज्बात, ख्यालात और एहसासात को समझें। तो दूसरे के ख्यालात को कैसे समझेंगे? या तो सुन करके, नहीं तो वो लिखेगा तो पढ़ करके। तो सुनना और पढ़ना ये दोनों वसूली महारतें होती हैं जिसके ज़रिए हम दूसरे के ख्यालात को समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट सवाल है 150 नंबर की, आमुज़गार उसको समझते और उस पर अमल करते हैं कि ज़बान एक निज़ाम के तौर पर काम करती है। अच्छा, यहाँ पर उसको नहीं, इसको। आमुज़गार जो है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, विद्यार्थी, शिक्षार्थी, इसको समझते हैं और इस पर अमल करते हैं कि ज़बान एक निज़ाम के तौर पर काम करती है। कौन से निज़ाम के तौर पर काम करती है? हिकमत अमली की महारत, तरसीली महारत, निज़ाम कुल की महारत, या फिर समाजी लिसानियत महारत।
तो याद रखिएगा निज़ाम कुल की महारत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, थर्ड वाला ये लास्ट क्वेश्चन था एंड सी विल बी द एब्सोल्युटली निज़ाम कुल की महारत। और ये टोटल फाइनली क्वेश्चन खत्म हो गया 30, 121 से लेकर 150 तक, 121 से लेकर 150 तक ये क्वेश्चन था पेपर 2 का और लैंग्वेज 2 का। बताइए 30 में कितना सही हुआ आपका? मैम इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर आप लोगों को मिलेगा। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, डायरेक्ट बोर्ड पीडीएफ ही आप लोगों को भेज दिया जाएगा। एमडी अजहर अली का 30 में 25, क्या बात है, जबरदस्त। बहुत ही उम्दा क्लास, क्या बात है। तो आज का ये क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और बाकी वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना है। और जो लोग अपने परिवार में नए नए आए होंगे अपने परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्या बात है, मेहरबानों का 30 में 30 सही हो गया है, एकदम जबरदस्त। 30 में 26 रोशनी और 30 में 24 सीरज जहां। चलिए ठीक है, और बाकी जो निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड है वो आप लोगों को करा दिया जाएगा, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। और कोशिश करना है कि अगले क्लास में भी आपका 30 में 30 सही हो। पेडागोजी का जितना हो सके मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगी, क्योंकि गलती पेडागोजी में ही हो रही है। निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड जो है और बता दिया जाएगा आप लोगों को। 5 गलत हो गया मैम, चलिए कोई बात नहीं है। एमडी नफीस का 30 में 29 सही हुआ है, यानी कि केवल और केवल एक गलत। टारगेट रखना है कि इसके नेक्स्ट क्लास में भी सारा का सारा सही हो जाए, एक भी गलत ना हो। ऑल क्लासेस यूट्यूब पर करवाइए ना प्लीज़ मैम। सुल्ताना परवीन जी, मैंने सारे के सारे क्लासेस यूट्यूब पर ही कराए हैं। आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, प्लेलिस्ट में सारा का सारा क्लासेस और वीडियो अवेलेबल है। तो लाइक शेयर वगैरह कर देना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि आज का ये क्लास कैसा रहा। अब हम लोग इस नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि PYQs के साथ। तैयार रहिएगा अगले क्लास में भी 30 में 30 सही करने के लिए। हो सकता है कि आप लोगों के लिए उर्दू पेडागोजी अभी के लिए टफ लगे, लेकिन मैं पूरे विश्वास पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि कंटिन्यूअस अगर क्लास करते रहे और हर एक क्वेश्चन को आप समझ करके, भले ही गलत ही आंसर हो रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन सही आंसर उस वक्त पता चल जा रहा है ना, तो धीरे धीरे पेडागोजी आपको आसान लगने लगेगा और एक ऐसा समय आएगा कि आप 30 में 30 सही कर पाएंगे। तो हार नहीं मानना है। अब मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ और नए एनर्जी के साथ। आज की इस वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा और अगले क्लास में ज़रूर मिलना है। और कल देखिए 8 बजे से क्लास में कराने के लिए सोच रही हूँ, तो 8 बजे से ही तैयार रहिएगा आप लोग पहले से ही, ठीक। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज।